थोड़ा डिफरेंस इसलिए ठीक है आकिब भाई गॉट योर क्वेश्चन। आकिब ने कहा जी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जी सब भाई गॉट, मैं अभी शुरू करने लगा हूँ। अच्छा थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए आता है जी क्योंकि बिकॉज बेसिकली सवाल पूछेगा मेरी किताब के अंदर और उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, और थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए है बिकॉज इंटरप्रिटेशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, बट ब्रॉड आइडिया सेम ही होगा। ब्रॉड आइडिया सेम ही होगा कि एजुकेशन 50 साल तक होगी, एग्जाम 20 साल में होगा, एग्जाम 35 साल में होगा, ब्रॉड आइडिया सेम होगा, बीच में इंटरप्रिटेशन का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, तमाम किताबों में आ जाता है, दैट्स नॉर्मल थिंग। प्लेटो का क्रिटिसिज्म मैंने आपको लोगों को कहा था जी, यू विल हैव टू डिस्कस दैट एंड यू विल हैव टू शेयर इट, बट लेट्स हम इसको चलते हैं, हम इसको शुरू करते हैं और फिर आगे चलेंगे। यस ओके, नाउ अरिस्टोटल के बारे में मैंने आपको थोड़ी बायोग्राफी बता दी थी उसके बारे में, अगर आपको याद हो। इफ यू रिमेंबर, तो मैंने अरिस्टोटल की बुक का नाम क्या बताया था? पॉलिस। अमीर हमजा आपने लिख दिया। अरिस्टोटल की जो इंस्टीट्यूशन है उसका क्या नाम था? वेयर ही टॉट? लाइसियम। एग्जैक्टली। सो ये बेसिक पॉइंट्स हैं जी लाइसियम वगैरह के, जो बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए। नाउ लेट्स बिगिन विद हिज थ्योरी। इस पे सवाल किस तरह से आता है? अरिस्टोटल पे सवाल यूजुअली उसकी नेचर ऑफ स्टेट, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जी। इन प्राइवेटली एक मैसेज आया, 384 में पैदा हुआ, 322 में डेथ हुई, तो ये कैसे उल्टा क्यों हो रहा है? किसी को समझ आ रही है ये उल्टा क्यों चलता है? व्हाई इट्स द रिवर्स ऑर्डर? बता दें। यस, इट्स बिकॉज ऑफ द बीसी, बिफोर क्राइस्ट। सो ईसा इस्लाम से आने से, इसको मैं सिंपल कहता हूँ उर्दू में, ईसा इस्लाम, यस, he was born 384 years before the birth of Jesus Christ and he died 322 years before the birth of the Christ. It's reverse countdown till Christ's birth too. समझ आएगी जी? ओके ग्रेट, गुड, शुक्र। अरिस्टोटल पे सवाल आ सकते हैं जी, सवाल क्वेश्चन को नोट कीजिएगा प्लीज। एक आता है उसकी नेचर ऑफ स्टेट और उसकी क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट के ऊपर, दैट्स मोस्ट लाइकली एंगल। सेकंड इज, सेकंड जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज, उस पर जो सवाल आ सकता है वो अरिस्टोटल की जो थ्योरी है, इट्स कंसिडर्ड टू बी, सॉरी, अरिस्टोटल के बारे में एक कोटेशन, जो जुमला बोला जाता है, अरिस्टोटल इज द ग्रेटेस्ट बट अनग्रेटफुल स्टूडेंट ऑफ प्लेटो। यस अमीर हमजा, ही इज द ग्रेटेस्ट बट अनग्रेटफुल स्टूडेंट ऑफ प्लेटो। ये भी एक इंपॉर्टेंट एंगल है। बेसिकली कंपैरिजन है प्लेटो के साथ, कैसे उसका सबसे पॉपुलर शागिर्द था बट बदतमीज शागिर्द था। बदतमीज तो नहीं कहना चाहिए, मतलब सॉर्ट ऑफ जो उसका जो उसके आइडिया से एग्री नहीं करता, ही वाज क्रिटिक ऑफ प्लेटोज आइडियाज, तो कंपैरिजन के सेंस में आ जाता है। बट लेट्स बिगिन, उसकी थ्योरी पे जाते हैं। नाफरमान ओके, लेट्स बिगिन हिज थ्योरी जी। लेकिन कॉन्टेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कॉन्टेक्स्ट से जी। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट, क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। अरिस्टोटल की थ्योरी में कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट, स्टेट एक ही चीज है, वो अभी मैं आऊंगा उसके ऊपर जाते हैं। कॉन्टेक्स्ट पे जाते हैं, व्हाई अरिस्टोटल गेव द थ्योरी व्हाट ही गेव द थ्योरी। अच्छा एक तरह सवाल मेरा जवाब दीजिएगा। अरिस्टोटल प्लेटो का स्टूडेंट था और प्लेटो ने अपनी आइडियल स्टेट दी थी, ठीक है, प्लेटो ने अपनी आइडियल स्टेट दी थी। अच्छा जब क्वेश्चन शुरू करेंगे तो मैं लेक्चर कॉन्टेक्स्ट से शुरू करूं, आप क्वेश्चन इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे और फिर आप जाएंगे कॉन्टेक्स्ट के अंदर। अब ठीक है, ये अब भी नहीं ठीक मार्कर। इंट्रो सवाल का साजिद, व्हेन द क्वेश्चन विल कम, तो आपने स्टार्ट करना है इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन के, और फिर आपने लिखना है कॉन्टेक्स्ट। अच्छा अब अरिस्टोटल पे एक सवाल मैंने आपसे पूछना है कि अरिस्टोटल से पहले प्लेटो ने दी आइडियल स्टेट की थ्योरी। अच्छा अब आइडियल
क्या लगता है, was Aristotle fine with and he accepted Plato's theory of state? He did not. अगर उसे एग्री कर रहा होता तो अपनी थ्योरी ना दे रहा होता, अगर वो उसकी थ्योरी से एग्री कर होता तो उसकी अपनी थ्योरी ना आती। तो अरिस्टोटल बेसिकली क्या था, ही डिसएग्रीड विद प्लेटोज आइडियाज। अब मैं जरा आपको कॉन्टेक्स्ट समझा रहा हूं। अब डिसएग्री क्यों कर रहा था और किस पॉइंट पे डिसएग्री कर रहा था, कौन से फैक्टर्स की वजह से डिसएग्री कर रहा था। अब ये पॉइंट जरा गौर से सुनिएगा बिकॉज बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हुआ ये कि अरिस्टोटल के फादर क्या करते थे, व्हाट वाज हिज प्रोफेशन ऑफ हिज फादर? मैंने आपको बताया था, फिजिशियन थे, डॉक्टर थे, पीएचडी वाले डॉक्टर नहीं, मेडिकल वाले डॉक्टर थे। नाउ ज्यादा ने अच्छे स्पेलिंग लिखे हैं डॉक्टर्स के, वही वाले डॉक्टर वाले। So he was a physician, he was a doctor, a general kind of physician. अच्छा, अब पॉइंट ये है कि डॉक्टर की सब्जेक्ट ऑफ स्टडी क्या होता है, व्हाट ही स्टडीज। ह्यूमन बॉडीज, डॉक्टर ज्यादा बेहतर जान सकें। एनाटॉमी कहते हैं, एनाटॉमी को स्टडी करते हैं, वो मेडिकल साइंसेज हैं। मेडिसिन और मेडिसिन का ऑब्वियसली इम्पैक्ट जो है वो ह्यूमन बॉडी पे क्या है उसको स्टडी कर रहे होते हैं। उसका सब्जेक्ट मैटर है ह्यूमंस, ह्यूमन बॉडीज, और उसके अंदर डिजीजेज, उसकी केयर और वो सारी चीजें आ जाएंगी। अच्छा, अब सवाल ये है, अरिस्टोटल ग्रू विद हिज फादर एंड ही वाज काइंड ऑफ, पता नहीं अफसा इन सारों का क्या मतलब है, पैथोलॉजी को तो मैं पैथेटिक आलोजी कहता हूँ सर, बट जो भी है, किनेजियोलॉजी जो भी है, बट द पॉइंट इज एज पार्ट ऑफ हिज फादर, तो वो उसके साथ अटैच था। और मैंने आपको कहा था कि 17 साल तक, आई गेस आई गिव यू द नंबर्स, वो बेसिक एजुकेशन फादर से ली और उसी के साथ काइंड ऑफ स्टडी करता रहा। नाउ हैविंग सेड दिस थिंग, एक डॉक्टर की मेथड ऑफ स्टडी क्या होती है, अब ये पॉइंट जरा और सुनिएगा। ही वाज एग्जैक्टली, दैट वाज द पॉइंट। अब डॉक्टर की मेथोडोलॉजी होती है साइंटिफिक, एंड दैट साइंटिफिक मेथोडोलॉजी, साइंस का जो प्रोसेस है स्टडी का या नॉलेज गेन करने का, उसका पहला स्टेप क्या होता है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द स्टडी ऑफ साइंस, जो हमारी मैट्रिक की किताबों में लिखा होता है। ऑब्जर्वेशन, डेटा कलेक्शन, ऑब्जर्वेशन, एक ही बात है, एग्जामिन। रिसर्च स्टार्ट्स विद ऑब्जर्वेशन। कैन एंड डज साइंस talk about things that it cannot observe? It doesn't. Mythology पे यकीन नहीं रखती। Observation क्या होती है? Observation is trying to understand something using 5 senses. Evidence, 5 senses से acquire करने वाला जो इल्म है उसको हम कहते हैं observation. Hypothesis नहीं, hypothesis और चीज हो जाती है। Observation मतलब आप सुन के, आप देख के, आप टच करके, टेस्ट करके, स्मेल करके, यूजिंग एनी 5 सेंसेस आप चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ऑब्जर्वेशन इज नॉट लुकिंग, इट्स एक्चुअली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड समथिंग बाय यूजिंग 5 सेंसेस। अच्छा, अब डॉक्टर्स क्या करते हैं, दे एग्जामिन द बॉडी एंड दे ऑब्जर्व द बॉडी, उसकी सिम्टम्स को ऑब्जर्व करते हैं, प्रोसेस को ऑब्जर्व करते हैं, एंड दे स्टार्ट विद दैट थिंग, डायग्नोसिस जिसको हम कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, एंड डायग्नोसिस बिगिंस विद ऑब्जर्वेशन। अच्छा, द पॉइंट इज, उसके नजदीक अगर बॉडी में प्रॉब्लम होगा डॉक्टर के नजदीक, तो उसको सबसे पहला स्टेप ये करना है, ऑब्जर्वेशन करनी है, हो क्या रहा है। डॉक्टर पूछता है फील क्या कर रहे हो, महसूस क्या कर रहे हो, व्हाट इज हैपनिंग टू यू, एंड यू हैव टू शेयर योर एक्सपीरियंस। वो सुनता है एंड ही ट्राइज टू ऑब्जर्व इट। सो बुनियादी तौर पर बेसिकली द डॉक्टर ट्राइज टू रिजॉल्व अ प्रॉब्लम बाय ऑब्जर्वेशन, observing the problem, and then he comes up with some kind of conclusions. अच्छा, without observation he cannot cure, वो कर नहीं सकता। इस प्रोसेस को हम कहते हैं साइंस। सो इन साइंस यू डोंट थिंक, यू एक्चुअली ऑब्जर्व। आप सोचते हैं लेकिन सोचने से पहले काम करते हैं ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करके फिर सोचते हैं, एंड बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन यू कम टू सर्टेन कंक्लूजन एंड ऑल दैट, यू गेन नॉलेज। अब इशू ये है कि जो अरिस्टोटल था, ही वाज ट्रेन्ड कि एनी प्रॉब्लम, इफ वी वांट टू रिजॉल्व इट, इफ वी वांट टू फाइंड अ क्योर ऑफ इट,
वी हैव टू स्टार्ट विद ऑब्जर्वेशन. हमें ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट करना पड़ेगा. ऑब्जर्वेशन करेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे चीज़ों को, और उसके बाद उस मसले को प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे. लेटर ऑन, with this training in mind, with this method in mind, this scientific method in mind, he went to Plato's academy, और वहां पे वो चला गया जाके अपने टीचर के पास. When he went to Plato's academy, तो Plato was studying what? Plato का subject of study क्या था? What was his subject of study? Mustafa, he was studying the context. He was studying state. उसका बेसिक पर्पस था स्टेट. मैंने अगर आपको याद हो कल कहा था कि his main end was state. State basically उसका solution to state. State का और स्टेट के अंदर होने वाली तमाम फिलोसॉफिकल और सारी डिबेट्स हैं. अरिस्टोटल की सब्जेक्ट ऑफ स्टडी थी ह्यूमन बॉडी, जो उसके फादर से थी, और इसकी है स्टेट. सो प्लेटो, अरिस्टोटल, और अरिस्टोटल ने एक तो उसका मोड चेंज हुआ फ्रॉम ह्यूमन बॉडी ऑब्जर्वेशन, ही केम टू स्टडीइंग द स्टेट. सेकंड, हाउ प्लेटो वाज स्टडीइंग स्टेट. वाज ही फोकसिंग ऑन ऑब्जर्वेशन or he was only imagining an ideal state? That was only imagination. He only wanted a state जिसमें ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए. He was imagining utopian idea. Now, for Aristotle, can you resolve a problem by imagining or creating a utopia? You can't. So Aristotle did not subject matter. Aristotle और प्लेटो दोनों का स्टेट है. अरिस्टोटल भी स्टेट को स्टडी कर रहा था, प्लेटो भी स्टेट को स्टडी कर रहा था एथेंस के अंदर. बट प्लेटोज मेथड वाज इमेजिनरी, बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, बेस्ड ऑन हिज थिंकिंग, बेस्ड ऑन हिज assumptions. While Aristotle was trained by his father not to imagine only, but to observe, and after observation come to certain conclusions. Reality based on observation, reasoning, observable reasoning. Empirical evidence, जिसको हम कहते हैं. Empirical evidence मतलब है reason based evidence. वो एविडेंस जिसकी कोई प्लॉजिबिलिटी बनती हो, सेंस बनता हो. सो इन अदर वर्ड्स, अरिस्टोटल स्टार्टेड गिविंग हिज थ्योरी ऑफ स्टेट. अरिस्टोटल gave the theory of state using scientific methods influenced by the training of his father. मैं इस पॉइंट को फिर रिपीट करता हूं, बड़ा आसान सा पॉइंट है. अरिस्टोटल wanted to give the theory of state by using scientific method in which he was trained by his father in his early years of life. चलिए इस बात को मैं दूसरे सेंस में कहता हूं. अगर अरिस्टोटल का फादर फिजिशियन ना होता, प्लेटो की तरह का ही होता, तो क्या अरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ स्टेट डिफरेंट होती? So Aristotle's theory of state is a scientific theory of state. Aristotle's theory of state is a scientific theory of state inspired by the methodology adopted by his father. तो अगर मैं एक जुमले में कहूं आपसे, प्लेटो और अरिस्टोटल में जो बेसिक फर्क है, वो मेथड का फर्क है, मेथड ऑफ इंक्वायरी का फर्क है, या सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी का फर्क है? सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी स्टेट है दोनों के नजदीक. मेथड का फर्क है. अरिस्टोटल यूज्ड द साइंटिफिक मेथड एंड प्लेटो यूज्ड द इमेजिनेशन मेथड, फेथ मेथड. आखिरी सवाल. मैंने उस दिन आपको कहा था प्लेटो, अरिस्टोटल इज द फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस. ये कहा था मैंने. आई यूज दिस वर्ड, इज द फादर ऑफ साइंस. ये पॉलिटिकल के साथ जो साइंस लगी है, इसका जिम्मेदार कौन है? पॉलिटिक्स तो पहले भी स्टडी कर रहे थे, पॉलिटिक्स तो पहले से स्टडी हो रही थी,
लेकिन उसके साथ जो साइंस है, यानी पॉलिटिक्स मस्ट बी स्टडीड साइंटिफिकली, दैट वाज द आइडिया ऑफ अरिस्टोटल, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल हिम द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस. इज इट ओके जी? फाइन, ग्रेट. देखना, प्लेटो ने अज्यूम किया इंसान की 3 नेचर होती हैं और उस पर वो चला गया, और इससे आगे सॉल्व चलना शुरू हो गया. ये बेसिकली एक उसकी इमेजिनेशन में चली गई. यस यू कैन किरण, ये भी बता सकते हैं आप, ये बता सकते हैं, बट मैं बेसिकली समझा रहा हूँ. प्लेटो से कंपेयर नहीं कर रहा है सच, मैं बेसिकली बता रहा हूँ कि अरिस्टोटल के ऊपर इन्फ्लुएंस था उसके फादर का. He was influenced by the scientific methodology inspired by his father, which he used to investigate the problem of the state. That's the basic context of his theory. Let's begin his theory. Theory of state. Aristotle begins his theory of state by explaining human nature. जी Amna, absolutely जी, अगर आप ये प्लीज शेयर करें, that's a wonderful words. Absolutely, this is what I wanted to say. Absolutely, it's a very good, very well worded statement. Please. Aristotle begins his theory. Thank you, Amna. Yes, Ali, exactly. This can be also added into Plato's criticism of Plato's theory. वहाँ भी add कर सकते हैं. Let's begin with human nature. Human nature से start करते हैं. Now, according to Aristotle, man is rational. Man is rational, means man is primarily somebody who is willing to accept reasoning. Man uses logic, reasoning to make a point, to create an argument, and people make rational choices. Among that rationality was the idea that man is social in nature. According to Aristotle, people are by nature social. They cannot live an individualistic life. They cannot live in isolation. Man can only survive when he is accompanied by the other fellow beings. जब साथ इंसान हो तो वो सही जिंदगी गुजार सकता है. मैन इज अ सोशल एनिमल, वो रह सकता है. प्लेटो ने भी कहा था, तैमूर, मैं यहाँ पे हर पॉइंट को प्लेटो से कंपेयर नहीं करेंगे. प्लेटो ने भी कहा था, बट ये टर्म स्पेसिफिकली जो ह्यूमन की नेचर है उसको स्पेसिफिकली एक्सप्लेन जो है वो ये इस सेंस में करता है, सोशलाइजेशन के सेंस में. नाउ मैन इज सोशल बाय नेचर means that man cannot live in isolation, he lives in society. और यहाँ पे ये प्लेटो भी बात यही करता है. अरिस्टोटल ये कहता है, because people are rational, people are wise, they know, they have the knowledge that the best for them is they can achieve the best interest for themselves if they become part of the society. So if I am part of society, I will be serving myself. If I am not part of society, I'm harming myself. So I am wise enough to understand that my best is only in the best of the community. अगर मैं कम्युनिटी के साथ रहूंगा तो मेरे लिए बेहतरी होगी, अदरवाइज नहीं होगी. ये ऐसे ही है जैसे इलामा इकबाल ने बाद में कहा दैट फर्द कायम रब्ते मिलत से है, तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में, बैरने दरिया कुछ नहीं. सो इंसान जो है, जो इलामा इकबाल के नजदीक इंसान मिलत के साथ है, मुसलमान जो है वो मिलत के साथ हैं, अकेले कुछ नहीं है, इंडिविजुअली नथिंग. इसने भी कहा इंसान मिलत तो लफ्ज यूज नहीं किया, उसने कहा मैन विदाउट कम्युनिटी इज नथिंग, मैन विदाउट सोसाइटी इज नथिंग. He can't live individualistic life. His best are served if society is there.
और साथ ही ये भी कहा उसने ये भी कहा कि among all social and community institutions, state is the best community. जितनी भी फैमिली हो सकती है, ट्राइब हो सकता है, लेकिन सबसे बेहतरीन कम्युनिटी क्या है? दैट इज स्टेट. प्लेटो भी यही कहता था. खैर प्लेटो का भी यही आइडिया था. कंपैरिजन पे सवाल कम आता है, लेकिन अगर आ जाए तो आप लिख लीजिएगा. He says, Aristotle says that man can best live in a community, and the best community is state. In other words, man is best served in a state. State का होना एक इंडिविजुअल के लिए बहुत जरूरी है. It's so important. State is essential for the progress and the growth of an individual. ये प्लेटो ने भी कहा था, इसने भी कहा. दोनों के नजदीक ये सबसे इंपॉर्टेंट. ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट. ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है? अरिस्टोटल सेज, चूंकि देखें यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा. अरिस्टोटल सेज दैट मैन इज Aristotle says that state is a magnified individual. ये उसके एग्जैक्ट वर्ड्स हैं. जो स्टेट है वो मैग्निफाइड इंडिविजुअल है. एक इंसान को बड़ा कर दें, एक इंडिविजुअल को बड़ा कर दें तो स्टेट बन जाती है. इन अदर वर्ड्स, ही इज ट्राइंग टू क्रिएट एन एनालॉजी बिटवीन इंडिविजुअल एंड स्टेट. वो स्टेट और इंडिविजुअल में एक एनालॉजी क्रिएट कर रहा है. एनालॉजी से मतलब क्या है? कंपैरिजन क्रिएट कर रहा है. And what does it mean by comparison? It simply means that individual anatomy and state anatomy are comparable. Human behavior and state behavior is comparable. अच्छा, उसने स्टेट की और इंडिविजुअल की एनालॉजी क्यों क्रिएट की? Why he created that analogy? Because उसके फादर के पास जब वो स्टडी कर रहा था, he was studying humans, एंड जब वो प्लेटो के पास आया एथेंस में, उसका सब्जेक्ट ऑफ स्टडी बन गया स्टेट. तो आप भी तो क्या करते हैं? आप अपनी स्टडीज को कंपेयर करते हैं अपनी लाइफ के साथ. सो ही ट्राई टू कंपेयर बोथ ऑफ देम. सो एट होम ही वाज स्टडीइंग बॉडी, ह्यूमन बीइंग्स, एंड इन इंस्टीट्यूशन, in academy, he was studying state. So he tried to compare. Man is a magnified individual. Means people are like, state is, man नहीं कहा, state is a magnified individual. Means state is like people. State जो है वो इंसानों की तरह होती है. अच्छा, कैसे एनाटॉमी और फंक्शन की बात करें? एक एग्जांपल दूंगा, आप सुनिएगा प्लीज. अगर आप जानते हो तो ह्यूमन बॉडी के अंदर देयर आर डिफरेंट सिस्टम्स दैट वर्क एंड कलेक्टिवली दे मेक द बॉडी वर्क. सो फॉर एग्जांपल देयर आर डिफरेंट क्लासिफिकेशंस ऑफ सिस्टम्स एंड दे कलेक्टिवली वर्क एज अ पार्ट ऑफ स्टेट, एज अ पार्ट ऑफ बॉडी. स्टेट में भी, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, स्टेट के अंदर भी देयर आर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस. देयर सोसाइटी, देयर आर सिटीजंस, देयर इज एजुकेशन, देयर आर रूलर्स, देयर आर डिफरेंट पीपल, and collectively they make the state work. So it's kind of a unified function from multiple systems. So multiple systems collaborate and they work together to make the body work, and same happens in the state. Yes, exactly. So this is जिस तरह organism बनाते हैं, individuals make up state. Exactly. प्लेटो का इस पे डिफरेंट ओपिनियन. प्लेटो का ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट पे है, लेकिन और तरह से. नाउ ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट में इसलिए हम कहते हैं, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, जो स्टेट है वो ऑर्गेनिक होती है. मींस स्टेट इज लाइक ह्यूमन बीइंग्स. ऑर्गेनिक का मतलब लिविंग बीइंग्स की तरह होती है. इट बिहेव्स लाइक इंडिविजुअल्स एंड इंडिविजुअल्स बिहेव लाइक स्टेट. दोनों के दरमियान में कंपैरिजन होता है. आई डोंट नो, अगर आपको हम जब पढ़ाते रहे करंट अफेयर्स तो कभी थ्यूसिडिटी स्टेप सुनाओ तो मैं अक्सर रिलेट करता हूँ कि जी वो शरीका वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है. आप कोई भी चीज यूज करते हैं तो आप उसको रिलेट कर देते हैं कि जी इंडिविजुअल के अंदर सारा. तो समहाउ इंडिविजुअल का जो बिहेवियर होता है स्टेट का बिहेवियर से साथ कोरिस्पॉन्ड करता है. तो ये बेसिकली ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट होता है जब आप इंडिविजुअल को स्टेट के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं. अच्छा, इसके ऊपर हम बाद में एक और डिटेल से जाके पढ़ेंगे, अभी मैं यहाँ पे बता नहीं रहा. मैं जब आपके साथ कोई 5-6 लेक्चर्स के बाद
बल्कि शायद 6-7 लेक्चर्स के बाद एक टॉपिक पढ़ूंगा स्टेट का एवोल्यूशन। जब वो पढ़ूंगा तो मैं दोबारा ये ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट पे आऊंगा अरिस्टोटल के ऊपर, बट यहां पे इतना ही लिखेंगे। नेक्स्ट, Aristotle says that slavery is an essential part of the state. He gives slavery an important position and it's an important feature of the state. क्यों और कैसे, बड़ा आसान सा है। Aristotle gives a theory of slavery और उस theory में वो कहता है कि slaves are of two types. Slaves by law, slaves by nature. वो थ्योरी ऑफ स्लेवरी देता है, कहता है स्लेवरी स्टेट के लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है अभी आऊंगा बाद में, बट स्लेवरी इसेंशियल है। और स्लेव दो तरह के होते हैं, एक है स्लेव बाय लॉ और एक है स्लेव्स बाय नेचर। स्लेव्स बाय लॉ आर प्रिजनर्स ऑफ वॉर। ये वो लोग हैं जो किसी जंग में कैदी बना लिए गए, and you can make them slaves, and they are slaves, you know, by law they are slaves. They have to be assigned to the masters, और इनके जो masters होंगे, जो citizens होंगे, वो इनको जिस तरह से चाहेंगे यूज करेंगे। They can use them whatever the way they like. दूसरे हैं slaves by nature. अब यहां पे अरिस्टोटल slaves जो natural slaves हैं या slaves by nature हैं, उनको कहता है कि these are people with strong bodies but weak intellect. Slave by law कौन से हैं? These are prisoners of war. जो जंग में कैदी बना लिए जाएंगे उनको by law slave बना दिया जाएगा, तमाम लोगों को। लेकिन slave by nature कौन से हैं? ये वो लोग हैं who have strong bodies but weak intellect, and because they have weak intellect they cannot be citizens. But because they have strong bodies, so they can be suitable for being slaves. गुलाम बना लेते हैं। और as slaves, they will have to do the work for their masters. अब masters जो होंगे, उनके जो मालिक होंगे, जो citizens होंगे, उनके लिए ये physical labor कर रहे होंगे। So उनका intellect weak है और इसलिए वो क्या करेंगे, और बॉडी के लिए स्ट्रांग है तो वो स्लेव बन के फिजिकल काम करेंगे, लेबर करेंगे। अब इनके लिए वो कहता है, स्लेव बाय नेचर के लिए कहता है, वो कहता है ये जो स्लेव्स बाय नेचर हैं, क्योंकि प्रिजनर ऑफ वार तो कभी कभी आते हैं ना, मोस्टली स्लेव्स विल बी स्लेव्स बाय नेचर, ये तो कभी कभी आते हैं ना। वार होगी तो आएंगे, वार नहीं होगी तो नहीं आएंगे। स्लेव बाय जो नेचर है, अरिस्टोटल कहता है फिजिकल वर्क फॉर मास्टर्स एंड मास्टर्स विल वर्क फॉर स्टेट। उमर उस पर आऊंगा। मास्टर्स के लिए काम करना इज द सेम एज वर्किंग फॉर द स्टेट, वो बात एक ही है। अच्छा, अगला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट, वो कहता है कि जो स्लेव्स बाय नेचर हैं, जो मोस्टली स्लेव्स होंगे, वो कहता है कि ये स्लेव्स दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वंस। देयर स्लेवरी इज बेनिफिशियल, उमर आप वाले पॉइंट पे, देयर स्लेवरी इज बेनिफिशियल नॉट ओनली for state, but it is also beneficial for the slaves themselves. ये slave होंगे, इसका फायदा इन slaves को भी है और इसका फायदा state को भी है। क्या फायदा है? slaves को फायदा ये है, slaves का benefit ये है that when they will be working for their masters and masters have intellect and slaves have no intellect. So when they will work with the masters who have intellect, they will learn from them. By staying in the company of their masters, they can improve their knowledge. They can improve upon their intellect. And if they improve their knowledge, and if they improve upon their intellect, then they can be freed. उन्हें गुलामी से आजाद किया जा सकता है। So if they are slaves, they will get the chance of working for the people who have intellect, and by working with them, they will learn, induce knowledge, they will induce
intellect as a result of which they can be freed. तो मास्टर्स जो हैं उन स्लेव्स को जिनका इंटेलेक्ट डेवलप हो जाएगा उनको फ्री कर देंगे। तो फायदा किसका हुआ? उस स्लेवरी का फायदा स्लेव्स का हुआ कि उन्होंने लर्निंग की और उन्होंने इंटेलेक्ट किया और उसका नतीजा ये निकलेगा दे कैन कम आउट ऑफ स्लेवरी। स्टेट को कैसे फायदा होगा? हाउ स्टेट विल बेनिफिट? अरिस्टोटल कहता है दैट द बेनिफिट टू स्टेट शैल बी द बेनिफिट टू स्टेट shall be that the slaves, when they will do the physical labor, when slaves will do the physical labor, then the citizens will have spare time. मैं फर्स्ट क्लास सिटीजन हूं, मेरे पास 4 स्लेव्स हैं, स्लेव्स मेरी सारी जरूरतें पूरी कर लेंगे, मेरा मैनुअल वर्क कर देंगे, then I will be having leisure time and I can use that time for the service of the state. I can use, as a citizen, I can use that time, that leisure time, for the interest of the state. तो स्टेट को बेनिफिट होगा। मैनुअल वर्क करूंगा, सिटीजन फारिग होंगे, वेले होंगे, वो अपना इंटेलेक्ट को यूज करेंगे स्टेट इंटरेस्ट के लिए। दैट्स द आइडिया ऑफ अरिस्टोटल। इज इट क्लियर जी? मुश्किल तो नहीं है, आसान सा पॉइंट। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। अच्छा, अगर आपको याद हो, हमने प्लेटो की दफा उसका कॉन्सेप्ट पता है जस्टिस का। नो, स्लेव्स आर नॉट सिटीजन जी। मैं पहले कहा स्लेव्स आर नॉट, स्लेव्स के बारे में एक लफ्ज याद रखिएगा, ये एक सवाल पूछा गया था। स्लेव्स के बारे में याद रखिए, दे आर कमोडिटीज, दे कैन बी सोल्ड, दे कैन बी बॉट, दे कैन बी किल्ड। स्लेव्स आर कमोडिटीज, नॉट ह्यूमंस। सिटीजन्स हैव राइट्स। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस पे आते हैं। प्रिजनर की बात नहीं की जी मैंने, सिर्फ लॉज स्लेव बाय नेचर की बात की, इनकी बात करेंगे, उनकी बात नहीं करता हूं। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस पे आते हैं। नाउ प्लेटो का था कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस और अरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। अच्छा, अब वो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस से क्या मतलब है, थोड़ा आइडिया में रखिएगा। आप अरिस्टोटल कहता है दैट the justice is if everybody is given the favors, if everybody is given the rewards, the benefits, if he serves the state. Rewards, privileges must be given on the basis of the people's contribution to the state. अगर आप स्टेट के लिए काम करें और स्टेट आपको बदले में उसकी रिवार्ड दे दे, then that is what he calls distributive justice. स्टेट का, अच्छा, स्टेट का इंटरेस्ट, अगेन अदीला वाला पॉइंट, अगर स्टेट का इंटरेस्ट का मतलब क्या है, स्टेट का इंटरेस्ट होगा तो लोगों का इंटरेस्ट होगा, बिकॉज मैंने पहले कहा था इफ स्टेट ग्रोज द पीपल कैन बेनिफिट, इंडिविजुअल इज नथिंग विदाउट द स्टेट। सो जब कोई इंडिविजुअल स्टेट के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसका मतलब वो सबके इंटरेस्ट के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो उसको स्टेट रिकॉग्नाइज करे और उसको रिवार्ड्स दे। मॉडर्न दौर में हम क्या कहते हैं, सितारा बिसालत, तमगा इम्तियाज, पता नहीं क्या क्या इम्तियाज, बिसारत, जितने भी नाम है वो सारे तमगे आपको दे देते हैं। That's all kind of acknowledgement of your contributions. आपने कुछ कंट्रीब्यूशन किया सोसाइटी में, स्टेट के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन की है और उसके बदले में आप स्टेट आपको रिवॉर्ड देती है। दैट आइडिया, दैट सेंस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। अगर ऐसा ना हो, वो कहते अगर ऐसा ना हो देन इट इज लाइकली दैट उस स्टेट में फिर रेवोल्यूशन आ जाता है। रेवोल्यूशन पे मैं बात थोड़ी देर बात करूंगा, बट दिस इज इंपॉर्टेंट। उसने कहा अगर जस्टिस नहीं होगा तो स्टेट में रेवोल्यूशन आ जाते हैं। वो रेवोल्यूशन क्या होते हैं वो बाद में आऊंगा रेवोल्यूशन के ऊपर, बट दिस इज द कॉन्सेप्ट। इसका जस्टिस का कॉन्सेप्ट प्लेटो के जस्टिस के कॉन्सेप्ट से इंटायरली डिफरेंट है। यहां पे इसका कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। लास्ट पॉइंट जी, स्टेट
is a means, not the end. State is a means and not the end. Not contributing, then you will not get any benefits. जी एक मिनट बाद जी मैं ब्रेक दे रहा हूँ नमाज की, एक मिनट सिर्फ और ले लीजिएगा. उसने कहा डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या होता है? इफ पीपल आर गिवन रिवार्ड्स, बेनिफिट्स बाय स्टेट, इफ द पीपल कंट्रीब्यूट फॉर द स्टेट. अगर लोग स्टेट के इंटरेस्ट के लिए कुछ कर रहे हो, कलेक्टिवली कम्युनिटी के इंटरेस्ट के लिए कुछ कर रहे हो, तो स्टेट को चाहिए कि उनको रिवार्ड्स दे. अगर ऐसा करेगी, इसको वो कहता है दिस इज कॉल्ड जस्टिस, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कहते हैं उसको. स्टेट इज अ मीन्स एंड नॉट एन एंड. ये पॉइंट जरा सुन लीजिएगा जी. स्टेट इज अ मीन्स से मतलब ये है दैट जो प्लेटो के नजदीक, अगर आपको याद हो, मैंने कहा था स्टेट इज द एंड. मैंने कहा था ये बात प्लेटो की दफा, स्टेट इज द एंड. एंड और मीन्स की एनालॉजी हमने बनाई थी. यहां पे अरिस्टोटल के नजदीक स्टेट इज नॉट द एंड, इट्स अ मीन्स टू एन एंड. मीन्स स्टेट अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव नहीं है. स्टेट अपोजिट ऑफ प्लेटो, स्टेट एक जरिया है. तो गोल क्या है, अल्टीमेट एम क्या है स्टेट के थ्रू? ही सेज दैट द अल्टीमेट एम ऑफ द स्टेट इज द developing the intellectual citizenship. State is meant to, according to Aristotle, state is not the end, state is a means to an end. And what is the end of the state? According to Aristotle, the end of the state is the moral well-being, the development of virtue in the people. एक अच्छे शहरी, इंटेलेक्चुअल शहरी, द पीपल विद सिविक सेंस, द पीपल विद इंटेलेक्ट, पीपल विद विजडम, दैट एंड द पीपल हु एक्चुअली आर फॉलोइंग द स्टेट ऑर्डर्स, हु अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेट, जो नॉलेज रखते हो, जो वर्च्यू रखते हो, उस तरह के सिटीजन क्रिएट करना, दैट्स द एंड ऑफ द स्टेट. इसी पॉइंट को दूसरे लफ्जों में मैं कहूं कि अगर स्टेट होगी तो लोग इंटेलेक्चुअली ग्रो करेंगे. स्टेट को चाहिए कि लोगों की इंटेलेक्ट ग्रोथ के लिए काम करे. स्टेट इज नॉट द एंड. स्टेट का बेसिक पर्पस है सर्विस ऑफ द कम्युनिटी. और सर्विस ऑफ द कम्युनिटी से मतलब यह है कि स्टेट मींस का मतलब होता है जरिया. स्टेट वो जरिया है जिससे लोगों की इंटेलेक्ट को, लोगों की वर्च्यू को ग्रो किया जाएगा. अच्छा, अब याद रखिएगा, यहां पे लोगों की बेहतरी से मतलब यह नहीं है कि उनकी इकोनॉमिक नीड्स पूरी की जाएंगी. ये स्टेट लोगों की इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए नहीं, बल्कि लोगों की मॉरल डेवलपमेंट करनी है स्टेट ने. दैट्स द एम ऑफ द स्टेट, टू ग्रो द मॉरल, टू डेवलप द मॉरलिटी अमंग द पीपल. इज इट क्लियर जी? मॉरल एंड एथिकल डेवलपमेंट, एग्जैक्टली दैट्स द पॉइंट. वर्च्यू डेवलप करना है, दैट्स व्हाट द स्टेट इज. स्लेव सिटीजन नहीं होते जी, स्लेव्स आर ओनली द टूल्स. इज इट क्लियर? अच्छा, नमाज की ब्रेक लेनी है? कुछ बच्चे मुझे मैसेज आए एक दो कि जी नमाज की 5 मिनट की ब्रेक लेनी है. द एंड ऑफ द स्टेट इज मॉरल डेवलपमेंट ऑफ द पीपल. ओके, फिक्स 5 मिनट्स प्लीज, फिक्स 5 मिनट. कम बैक आफ्टर 5 मिनट्स. मेरे पास 6:27 हुए, लेट्स कम एट 6:32. ब्रेक दे दें यार.
अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। रिदा, बेसिकली हम डिस्कस कर रहे थे उसकी थ्योरी ऑफ स्टेट, और उसमें ये 4-5 पॉइंट है, ये आसान से पॉइंट है, इतने मुश्किल नहीं है। उसने ह्यूमन नेचर के बारे में कहा। ह्यूमन नेचर इज, अगर आपको रिदा मेरी आवाज़ आ रही है तो ओके। ह्यूमन नेचर के बारे में कहा, मैन इज सोशल बाय नेचर, सोशल बाय नेचर होता है। और फिर सोशल मतलब है रैशनल है, सॉरी रैशनल है, वाइज है, विजडम रखता है। और सोशल इन नेचर का मतलब है मैन इज कैन नॉट लिव अलोन, ही प्रेफर्स टू लिव इन कम्युनिटी, एंड द बेस्ट कम्युनिटी फॉर हिम इज द कम्युनिटी ऑफ स्टेट। सारी फैमिली भी एक कम्युनिटी है, ट्राइब भी एक कम्युनिटी है, बट बेस्ट कम्युनिटी इज स्टेट। और ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट से मतलब ये है कि स्टेट इज लाइक ह्यूमन बींग्स, और स्टेट भी ह्यूमन बींग्स की तरह होती है। मैन इज लाइक स्टेट, स्टेट इज लाइक ह्यूमन बींग्स, दे एक्चुअली बिहेव द सेम वे, दे स्ट्रक्चर द सेम वे। फिर थ्योरी ऑफ स्लेवरी, उसकी बात की हमने। दो तरह के स्लेव होते हैं, स्लेव बाय लॉ एंड स्लेव बाय नेचर। स्लेव बाय लॉ वो लोग होते हैं जो कि प्रिजनर ऑफ वॉर होते हैं, जो जंग में कैदी बना लिए जाते हैं, उनको स्लेव बना दिया जाता है। या फिर वो स्लेव्स होते हैं जिनकी बॉडी स्ट्रांग होती है, इंटेलेक्ट वीक होता है, उनको हम कहते हैं स्लेव्स बाय नेचर। फिर कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस मींस दैट दोज पीपल हु कंट्रीब्यूट फॉर द स्टेट, दे मस्ट गेट रिवॉर्ड फ्रॉम द स्टेट। जो स्टेट के लिए कंट्रीब्यूट करें, स्टेट की खिदमत करें, उनको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। और लास्टली स्टेट जो अरिस्टोटल के नज़दीक है, वो इट्स अ मीन्स एंड नॉट द एंड। स्टेट एक जरिया है किसी खास गोल का, खास ऑब्जेक्टिव का। और वो गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, और वो है मॉरल एंड एथिकल डेवलपमेंट ऑफ द पीपल। सिटीजन्स जो हैं, पीपल से मतलब सिटीजन्स हैं, स्लेव्स नहीं आते उसमें। सिटीजन्स की मोरालिटी को डेवलप करना है, उनकी विजडम को डेवलप करना है, उनकी ग्रूमिंग करनी है। दैट इज द गोल ऑफ द स्टेट। स्टेट गोल नहीं है, स्टेट इज अ मीन्स टू अ गोल। ये बेसिकली हमने डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द क्लासिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट जी, ओनली सिटीजन। देखें अरिस्टोटल की सारी थ्योरी में स्लेव का जिक्र ही नहीं है। स्लेव्स आर, पहले उन्होंने बड़ा अच्छा ऊपर एक जुमला लिखा उन्होंने किसी ने कि जी स्लेव्स आर टूल्स विद वॉइस। ये वो टूल्स हैं जिनकी आवाज होती है बस, दैट्स एब्सोल्यूट नो राइट्स एट ऑल। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट। क्लासिफिकेशन से मतलब ये है कि स्टेट को, अगर सुनिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब यहां पे इसको लिंक करेंगे लाइफ के साथ थोड़ी सी। यस, व्हेन स्लेव्स आर फ्री जी, अगर वो इंटेलेक्ट ग्रेन कर लेंगे यहां पे, तो फिर वो सिटीजन बन सकते हैं। यस यस, इट कैन आफ्टर इट गेन्स इंटेलेक्ट। बट क्या प्रिजनर ऑफ वॉर सिटीजन बन सकते हैं? इफ आई आस्क यू, नो, दे कांट बी। ओके, क्लासिफिकेशन पे जाते हैं। नाउ ये जरा लफ्ज गौर से सुनिएगा प्लीज, ये क्योंकि किताबों में आपको समझ नहीं आएगी। होता ये है कि जो अरिस्टोटल है, he follows a scientific method, और साइंटिफिक मेथड में जब आप स्टेट को एक्सप्लेन करते हैं तो आप साइंस डिबेट्स ऑन नॉट व्हाट ought टू बी डन, इट एक्सप्लेन्स व्हाट थिंग्स आर। साइंस का फोकस होता है एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट इज एंड नॉट ऑन व्हाट ought टू बी और व्हाट शुड बी डन। ऐसा ही है। यस, इट्स मोर रियलिस्टिक। आप मोस्टली साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आपको बेहतर आइडिया होगा इस चीज का। मोरालिटी में तो हम कहते हैं जी ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, बट साइंस में नहीं कहते। आप ये नहीं कह सकते कि हाइड्रोजन के 3 आइटम होते तो ज्यादा मजा आता, ऑक्सीजन के 2 ही होना चाहिए थे। यू डोंट से दैट, यू डोंट से इट। थोड़ा तो वहां पे हाइड्रोजन के 2 हैं, ऑक्सीजन के 1 है, ये हमें पता है। होने कितने चाहिए, वी डोंट केयर। लेकिन इंडिया, भारत को मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, हम मशवरे देते रहते हैं। वी ऑलवेज से समथिंग अबाउट दैट। सो व्हेन he was a student of science, so when he was a student of science, मैं उसी को रिपीट करूं, राइट, उसी पॉइंट को। when he was a student of science, तो उसकी theory of state में he does not give us the theory what type of state should be there. Instead of saying what type of state should be there, ideal state कैसी होनी चाहिए, ये कहने के बजाय he emphasizes upon explanation of the existing states.
मैं रिपीट करूं इस पॉइंट को, अरिस्टोटल एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस was more concerned about explaining the existing states than on what type of state should exist. बात समझ आ रही है आपकी? नहीं समझ आई, दोबारा रिपीट करता हूं। अरिस्टोटल ये कहता है कि उसके जमाने में, जिस जमाने में वो रह रहा था, उस जमाने में कौन सी स्टेट्स मौजूद हैं, उनकी क्वालिटी क्या है, उनको वो एनालाइज करेगा, बजाय ये कहने का कि स्टेट को ऐसा होना चाहिए। वो ये आर्गुमेंट नहीं बनाएगा कि स्टेट को कैसा होना चाहिए, उसका आर्गुमेंट ये होगा कि जो मौजूदा स्टेट्स हैं वो कैसी हैं। एग्जैक्टली, ही इज रैशनल रादर देन द इमेजिनरी, ही इज फोकसिंग, ही इज एनालाइजिंग द करंट इंस्टेड ऑफ assuming or creating an imagination sort of. Exactly. So as a scientific student, states कैसी हैं, but types present focus पे exactly, present में focus है। लेकिन सवाल ये जो हमने यहाँ पे लिखा, present में वो एथेंस में था, पहले मैसिडोनिया में था, फिर एथेंस आ गया, उसने तो ये दो स्टेट्स देखी थी, लेकिन ऑब्वियस ही बात है अब उसने देखनी है, he has to observe multiple states, he has to have an evidence, he has to observe multiple states, and after observation he will explain them. तो अगर मैं अरिस्टोटल के अपने अल्फाज को कहूं, जो अदील ने यहां पे मैसेज में भी लिखे हैं, अरिस्टोटल के अल्फाज हैं that he had studied and observed more than 150 states and constitutions. अरिस्टोटल के अपने वर्ड्स हैं, he had studied and observed, मेरे ख्याल में 158 भी किसी किताब में लिखे होंगे, बट हम प्रेफरेबली कहेंगे 150 प्लस। Aristotle says that he had studied and observed 150 plus states and their constitutions. अच्छा, अब सवाल ये है कि ये जो जितने उसने कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़े हैं या ऑब्जर्व किए हैं, वहां कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब स्टेट ही है, स्टेट से मतलब गवर्नमेंट ही है, वो सारी चीजें इंटरचेंजेबल है वहां पे उस जमाने में। अब नहीं, अब तो हम तीनों में डिफरेंस करते हैं, उस जमाने की बात करूं। सो उसने जब 158 कॉन्स्टिट्यूशंस को, सिस्टम्स को स्टडी किया, कुछ को ऑब्जर्व किया, आफ्टर दैट ही एनालाइज्ड देम, एंड आफ्टर एनालिसिस ही क्लासिफाइज देम। जितनी स्टेट्स उसने ऑब्जर्व की और उनको स्टडी किया, उनकी क्लासिफिकेशन करता है। ये क्लासिफिकेशन इस बात पे नहीं है कि स्टेट को कैसा होना चाहिए, ये क्लासिफिकेशन उन स्टेट्स की है जो मौजूद थी, जिनको स्टडी किया, जिनको ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करने के बाद उनको क्लासिफाई कर दिया। अब मेरा आपसे एक और सवाल है, क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट साइंस का है या नहीं है? साइंस का कॉन्सेप्ट, ये साइंस कहती है ना क्लासिफिकेशन। इट्स अ वेरी साइंटिफिक वे ऑफ क्लासिफाइंग थिंग्स, ताकि आप एनालाइज पैटर्न्स ढूंढ लेते हैं। लेकिन जब आप क्लासिफाई करते हैं तो क्लासिफिकेशन की कोई बुनियाद भी होती है, देयर इज ऑलवेज सम बेसिस। जैसे पीरियोडिक टेबल है, क्लासिफिकेशन की हुई है एलिमेंट्स की, उसकी बेसिस क्या है? एटॉमिक नंबर है या एटॉमिक वेट है? किस बेस पे करते हैं? नंबर की बुनियाद पे। ओके, हमेशा क्लासिफिकेशन की कोई ना कोई बेसिस होती है जिसकी बुनियाद पे आप क्लासिफाई कर रहे होते हैं। तो यहां पे भी ही प्रोवाइड्स टू बेसिस ऑन द टू फैक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच ही क्लासिफाइज। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, टेबल बनाता हूं क्लासिफिकेशन की, ताकि आपको आइडिया आ जाए। मैं टेबल बनाता हूं, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं इस सारे पॉइंट को। अच्छा, अब अरिस्टोटल कहता है दैट जितनी स्टेट्स उसने स्टडी और ऑब्जर्व की, उनको दो बेसिस पे वो डिवाइड करता है। एक है द पर्पस दैट दे सर्व, द ऑब्जेक्टिव्स, द इंटरेस्ट्स
ऑफ द स्टेट्स, उन स्टेट्स में जो रूलर्स हैं, ये तस्वीर में भिजवा दूंगा इधर इसकी तस्वीर, आइडिया समझिएगा। वो कहता है एक तो देखना ये है कि जो रूल करने वाले लोग हैं उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, वो किसके इंटरेस्ट के लिए सर्व कर रहे हैं। एक बेसिस ये बना दिया। दूसरा फैक्टर बना दिया नंबर ऑफ रूलर्स, रूलर्स कितने हैं, हाउ मेनी पीपल आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, रूल करने वाले लोग कितने हैं। अब इस बुनियाद पे बेस्ड ऑन दीज 2 पॉइंट्स ही क्रिएट्स 6 स्टेट्स। छह स्टेट क्रिएट नहीं करता, सॉरी, वो 158 स्टेट्स को 6 कैटेगरीज में डिवाइड करता है। ही डिवाइड द स्टेट्स इनटू 6 कैटेगरीज। यस एग्जैक्टली। जरा देखना यार बोर्ड को, बच्चे कह रहे हैं क्लियर नहीं है, नेट का मसला है, ये पता नहीं क्या है। मैं पीछे हो जाऊं, इतना पीछे हो सकता हूँ। अब कैसा है बच्चे, कमेंट जरा देखें, अब ठीक है। चले मैं फिर पीछे हो जाता हूँ थोड़ा सा। अच्छा बोर्ड पे पकड़ दो, मुझे छोड़ दो, ऐसा हो सकता है? मेरा फोकस छोड़ के बोर्ड पे हो सकता है? चले ठीक है, कोई नहीं, चले जी मैं बोल के पीछे हट जाया करूंगा, आप देख लीजिएगा सर। ओके लेट्स सी। अरिस्टोटल कहता है, अरिस्टोटल कह रहा है कि ही हैज स्टडीड, कोई बात नहीं रिदा सर सुनते जाइएगा प्लीज अपने। अरिस्टोटल कहता है दैट ही हैड सीन एंड ऑब्जर्व्ड स्टेट्स, ही सेज, आप बताइएगा फर्क पड़ा थोड़ा सा? ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बटर ग्रेट हो गया जी, ठीक होगा। Aristotle says, अगर पॉइंट पे आते हैं जी, that he had studied and observed some states in which one person was the ruler, एक बंदा रूल कर रहा था, एक रूलर था, and that one ruler was working for the interest of everybody, जनरल इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा था। That one person was working for the interest of every person, everybody in this community, and he called it monarchy. अच्छा याद रखिएगा ये उसकी डेफिनेशन है, हमारी नहीं है। मॉडर्न दौर में हम मीनिंग कुछ और लेते हैं, ये उसके वक्त की, मैंने कहा खुद फिलोसोफर नहीं बनना, उसने कहा उसके मीनिंग है, हम मॉडर्न दौर में उसको नहीं मानते। He says that when one person, he had seen states, हो सकता है वो 2 स्टेट हो सकता है 20 हो 15 हो, but he had said he had seen states जहां पे one man was ruling for everybody's interest, that kind of state is called monarchy. And he also says he had seen and observed states where one man was ruling for selfish interests, and he called it tyranny. Selfish interest से मतलब यह है that one man was working for himself, his friends, his family, selfish interest के लिए काम कर रहा था। ये उसकी ऑब्जर्वेशन है, उसका ख्याल नहीं है, उसकी ऑब्जर्वेशन है। करप्ट था एग्जैक्टली, जो भी कह लें, बट टेरनी कहता है उसको। Then he said he had seen states, multiple states, in which few persons were the rulers. कोई एक रूलर नहीं था, 4, 5, 6, 7, 8, 10 लोग थे, and they were working for general interest or the interest of the entire community. He called it aristocracy. And then he says he had seen and observed states in which few persons were ruling, and those few persons were ruling for the interest of themselves, अपने इंटरेस्ट के लिए, सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे थे, नॉट फॉर द कॉमन पब्लिक। ही कॉल्ड इट ऑलिगार्की, उसने कहा ऑलिगार्की। And then he says that he had seen and observed states in which many persons were ruling. Many से मतलब majority भी हो सकता है, सारे भी हो सकते हैं, all of them भी हो सकता है, and those many or majority were ruling for everybody's interest, collective interest of everybody. He called it polity. उसको polity कहता है, where many or most of them were working for interest of the entire community. He called it polity. लेकिन उसने कहा उसने ऐसी स्टेट्स भी देखी जहां मेजॉरिटी ऑफ द पीपल और मोस्ट ऑफ देम वर रूलिंग
and they were working for their selfish interests. Every person was being selfish at that system. He called it democracy. He called that system as democracy. मैं एक दफा रिपीट करता हूं जी, गौर से सुनिएगा जिन बच्चों को समझ नहीं आई. He says that he had seen and observed. तमाम जुमलों में आप लिखेंगे seen and observed. He had seen, he had observed states in which one person was ruling for collective interest of the community. He called it monarchy. But he said he had also seen some other states where one person was ruling, and that one person was ruling for selfish interests, personal interest of himself. That system is called tyranny. And then he says he had seen and observed states जहां कुछ लोग रूल कर रहे थे, few people were ruling, and those few people were ruling for everybody's interest. He called it aristocracy. And then he had seen some other states where few people were ruling, and those were ruling for selfish interest. He called it oligarchy. And lastly, he had seen and observed states जहां पे many people were ruling, majority लोग रूल कर रहे थे या सारे लोग रूल कर रहे थे, डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी, and those people were ruling for common interest of everybody. He called it polity. And lastly, he says that he had seen states in which many people, majority of people were ruling, and those people were ruling for selfish interest. Each individual was selfish. He called it democracy. तो आप लोग प्लीज डेमोक्रेसी के को क्रिटिकल ना देखिएगा प्लीज, बिकॉज ये सारी टर्म्स जो हैं ये उसके मीनिंग उसके हैं. मॉडर्न दौर में ना डेमोक्रेसी हम उसको कहते हैं, ना इसको टायरेनी कहते हैं, ना ओलिगार्की, ना मोनार्की, ना अरिस्टोक्रेसी, ना पॉलिटी. मॉडर्न दौर में इन तमाम टर्म्स के मीनिंग डिफरेंट है, उसके मीनिंग कुछ और है. जी ये सिर्फ अरिस्टोटल के मुताबिक है. मॉडर्न दौर में इसकी डिफरेंस, आप मॉडर्न दौर से प्लीज, मैंने आपको पहले कहा था खुद फिलोसोफर नहीं बनना, जो उसने कहा है हमने उस पर रहना है, ये उसका ख्याल है, हम अपनी बात करें. एथेंस के बारे में उसने कोई कमेंट नहीं किया, एथेंस के बारे में उसने कोई कमेंट नहीं किया स्पेसिफिकली. मॉडर्न दौर में क्या है इसके मीनिंग हम नहीं देखेंगे. मॉडर्न दौर में क्या है इसकी मीनिंग हम बिल्कुल नहीं देखेंगे, बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है, कोई बात नहीं करेंगे इस पर. हमने उसको डिस्कस करना है अरिस्टोटल को. अब अगला पॉइंट प्लीज, अगला पॉइंट. नाउ अरिस्टोटल कहते हैं उसने ये 6 किस्म की स्टेट देखी, या मोनार्की, या टिरेनी, या एरिस्टोक्रेसी, ओलिगार्की, पॉलिटी, डेमोक्रेसी. ये 6 किस्म की स्टेट थी. 158 स्टेट्स थी, बट उनको डिवाइड किया जा सकता है इनके अंदर. अब अरिस्टोटल कहता है, अब सुनिएगा प्लीज, अरिस्टोटल कहता है कि अगर क्वालिटेटिवली डिस्कस किया थी तो ये 6 किस्म की स्टेट्स, बट विच स्टेट अकॉर्डिंग टू हिम वाज हिज बेस्ट चॉइस, उसके नजदीक बेस्ट स्टेट कौन सी है. ही सेज दैट आइडियली monarchy is the best state. Monarchy is the ideal best state, but it is least practicable. I repeat this point. Monarchy is the best state, but it's the ideal state, but it is least practicable. और लीस्ट प्रैक्टिकल क्यों है, जो हमने आखिरी पॉइंट लिखा उसी की डेप्थ में मैं जा रहा हूं. इसलिए बिकॉज देयर इज अ फियर दैट मोनार्की कैन टर्न इनटू टायरेनी. फियर ये है दैट मोनार्की कैन टर्न इनटू टायरेनी. और ये बेस्ट है, ये बेटर है, ये गुड है. दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3. ये आइडियल लिंकिंग है. दे ऑल आर गुड. ये सारी अच्छी हैं. सारी अच्छी क्यों है? बिकॉज मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी, पॉलिटी, ये तीनों पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व करेंगे. दे आर प्योर स्टेट्स, दे वर्क फॉर कम्युनिटीज इंटरेस्ट, एंड दे ऑल आर बैड. टिरेनी भी बुरी है, ओलिगार्की बुरी है, डेमोक्रेसी बुरी है, सारी बुरी हैं बिकॉज दे आर करप्ट फॉर्म्स. दे करप्ट फॉर्म्स. लेकिन अच्छों में सबसे अच्छी है मोनार्की, और बुरों में सबसे बुरी है टिरेनी. द वर्स्ट ऑफ द बैड इज टिरेनी. अब सवाल यह है, जो आपकी बेस्ट है वो वर्स्ट में कन्वर्ट हो सकती है. जो बेस्ट है इट कैन रिवर्ट इनटू टिरेनी, बिकॉज एक बंदा जो रूल कर रहा है, जनरल इंटरेस्ट के लिए, ही कैन गेट करप्ट, और इफ ही इज रिप्लेस्ड बाय न्यू वन एंड द न्यू पर्सन कैन बी करप्ट. और जब एक बंदा करप्ट हो जाएगा तो वो वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन जाएगी.
दिस इज आवर एनालिसिस, आवर इंटरप्रिटेशन जी, ये हमारी इंटरप्रिटेशन है, हमारा एनालिसिस है. सो monarchy can turn into tyranny and that will be a nightmare, that will be a disaster. Therefore this may be the ideally best one, but practically the best state is polity. इसको मैं अगर दूसरे लफ्जों में कहूं, monarchy is the most desired but least practicable. Polity may be least desired but most practicable. Exactly, Amna. Polity is least of the desired, but the most practicable, the most workable. That's what is the idea. और फिर सुनिएगा, this is best, this is second best, this is third best, this is worst, this is less bad, this is least bad. ये उसकी क्लासिफिकेशन है जी, सारी की सारी. आखिरी 2 मिनट मैं लूंगा, फिर आपके क्वेश्चन लूंगा 5-6 मिनट के लिए. According to Aristotle, उसकी observation है, his observation is that none of these six forms remains permanent. There is always a probability that one state will turn into another one. There's always a fear that one form will turn into another. अब ये अरिस्टोटल कह रहा है, मैं नहीं कह रहा. वो कहता है, he says that monarchy turns into tyranny. पॉलिटिक्स प्रैक्टिकली बेस्ट है, ये उसका आइडिया है हमारा. हम जो भी कहेंगे, हम इंटरप्रिटेशन अपनी भी करेंगे तो उसी के आइडिया की करेंगे, खुद से कोई नहीं ऐड कर रहे हैं हम लोग, ये याद रखिएगा प्लीज. अब ये सारा कुछ वही कह रहे हैं. उसने कहा monarchy over the period of time turns into tyranny. Tyranny after some times turn into aristocracy. Aristocracy turns into oligarchy. Oligarchy turns into polity. Polity turns into democracy, and democracy turns back into monarchy. Each form gets perverted. ये लफ्ज़ उसने परवर्जन का यूज किया हुआ है. परवर्टेड फॉर्म का मतलब होता है इम्प्योर, बुरी फॉर्म. ये सारी बुरी हैं. मोनार्की बुरी होकर टिरेनी हो जाती है. टिरेनी फिर अरिस्टोक्रेसी पॉजिटिव में चेंज हो जाती है. अरिस्टोक्रेसी फिर कन्वर्ट हो जाती है ऑलिगार्की में. ऑलिगार्की कन्वर्ट होती है पॉलिटी में, और पॉलिटी कन्वर्ट होती है डेमोक्रेसी में, और डेमोक्रेसी से फिर आ जाती है मोनार्की, और ये साइकिल चलती रहती है. एक साथ आपका सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एक जुमले के बाद मैं आपके सवाल पे आ रहा हूं. वो कहता है ये जो चेंज होती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ये जो ट्रांजिशन है, ही कॉल्स इट रेवोल्यूशन. Yes, Amna. He calls it revolution. So monarchy से tyranny जाएगा, revolution. tyranny से aristocracy, revolution. यहां से oligarchy, revolution. revolution, हर change जो है, that's revolution. साथ answer to your question is yes, he does. अब वो revolution क्यों आते हैं? एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्यों कन्वर्ट होता है? मोनार्की से tyranny क्यों आती है? tyranny से aristocracy क्यों आती है? अरिस्टोक्रेसी से ऑलिगार्की, ऑलिगार्की से पॉलिटी, पॉलिटी से डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी से मोनार्की क्यों आती है? ये रेवोल्यूशंस क्यों आते हैं? ही गिव्स टू रीजंस. ये मैं मजीद नहीं पढ़ूंगा, ये आपने खुद पढ़ लेना, बड़ा आसान सा है. एक है जनरल कॉजेज मींस जो कॉमन है तमाम स्टेट के लिए, तमाम स्टेट्स में जनरल फैक्टर्स हैं. And then second are particular causes in particular states. एक है जनरल causes जो तमाम के ऊपर अप्लाई होंगे, रीजंस होंगे. And then there are particular causes in particular states. यानी हर स्टेट के अंदर कुछ अलग अलग फैक्टर्स भी होते हैं जो रीजन बन जाते हैं. But whatever is the case, whatever are the reasons, the revolution does take place in state. मैं फिर रिपीट करूं जी लास्ट पॉइंट को. मैंने कहा रेवोल्यूशन होता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, ट्रांसफॉर्मेशन को हम रेवोल्यूशन कहते हैं. और रेवोल्यूशन होने की वजह दो होती हैं. एक वजह है जनरल काजेज, यानी तमाम स्टेट्स में कॉमन काजेज होते हैं कुछ. जैसे मैंने कहा जस्टिस नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस नहीं होगा तो रेवोल्यूशन आ जाएगा. और दूसरा उसने कहा पर्टिकुलर स्टेट्स में
पर्टिकुलर काजेज होते हैं। पर्टिकुलर स्टेट का मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल अरिस्टोक्रेसी में एक खास वजह होगी, टेरिनी में एक और खास वजह होगी, डेमोक्रेसी में एक और खास, पर्टिकुलर स्टेट्स में पर्टिकुलर रीजंस आ जाते हैं, उसकी वजह से आते हैं। सो विच वन इज अ परफेक्ट स्टेट? आइडियल स्टेट कौन सी है? नो वन, नो वन इज एन आइडियल स्टेट। दैट्स द पॉइंट। दिस इज ऑल अबाउट हिज थ्योरी जी। प्लीज पहले तो बताइएगा बाय एंड लार्ज थ्योरी की समझ आइए? ये तमाम रीडिंग के अंदर मौजूद है मरियम। मुश्किल तो नहीं है थ्योरी? इज इट डिफिकल्ट? आई गेस सी टाइम इज अप, और आपकी क्लास होगी तो मैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन ले लूंगा। इसके मैं 2 पॉइंट रहूंगा आपको इसके बाद। एक इसका मॉडर्न से रेलेवेंस और क्रिटिसिज्म।